हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी का एक टॉपिक है नैतिकता का सिद्धांत। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपका चाहे कोई भी टेट हो, आपका सी टेट हो या फिर एच टेट हो या फिर आपके रीट के एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम का टेट हो, उसमें यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नैतिकता का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो आपकी नैतिकता का जो सिद्धांत है, ये हमें किसने दिया था? ये लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने पॉइंट्स में दी हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, नैतिकता का सिद्धांत जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। सेकंड पॉइंट है आपका, कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी वैज्ञानिक है आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह सिद्धांत 1969 में दिया गया लेकिन 1984 में इसमें संशोधन किया गया। आपसे कोई भी सिद्धांत है उसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि कब ये दिया गया था। तो जो नैतिकता का सिद्धांत है वो आपका 1969 में दिया गया और 1984 में इसमें संशोधन, इसमें कुछ करेक्शन की गई थी। तो ये डेट आपसे पूछ लीजिए है, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कब सिद्धांत दिया गया या कब इसमें संशोधन किया गया। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिद्धांत जो दिया गया था वो 1969 में दिया गया था और जो इस नैतिकता के सिद्धांत में जो संशोधन किए गए थे वो 1984 में किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर अपना प्रयोग किया था। कोहलबर्ग थे, उन्होंने कौन सी आयु के बीच के बच्चों पर जो अपना प्रयोग किया था वो किया था आपका 10 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों पर। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने 72 बच्चों पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने कितने बच्चों पर अपना नैतिकता का जो सिद्धांत है उसका जो प्रयोग किया था वो 72 बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया। नेक्स्ट है कोहलबर्ग, ये गलती से लिख गया है बेटा, ये कोहलबर्ग है। कोहलबर्ग में नैतिक सिद्धांत जो है आपके, इसके 3 स्तर और उसकी 6 अवस्थाएं बताई हैं। यानी कि कोहलबर्ग का जो उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत जो दिया है उसमें उन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। अब इसमें जो इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें है नैतिकता। नैतिकता का सिद्धांत उन्होंने दिया तो इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। नैतिकता यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। यानी कि नैतिकता कौन सा गुण है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो वह गुण जो हमें ये बताए कि सही और गलत क्या है, जिससे हमें उसकी पहचान हो, तो वो होती है आपकी नैतिकता। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी कि जो उसे नैतिक मतलब सही गलत क्या है, इस चीज़ का ज्ञान उसे कहाँ से मिलता है? उसे अपने सामाजिक परिवेश यानी कि उसके जो आसपास का वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, वहाँ से उसे इस चीज़ की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है इसमें नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो आप समझ लीजिएगा। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, पहले इनको पढ़ लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं। नैतिक दुविधा सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। इसमें क्या है कि हम किसी बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई बात है, उसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत है। तो जो हम ये सोच रहे हैं कि वो सही है या गलत है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये होती है नैतिक दुविधा। और नैतिक तर्क ना सही और गलत में से किसी एक को चुनना। और जब हम उन दोनों उसमें से किसी एक को चुन लेते हैं कि भाई ये सही है या गलत है, तो उस चुनने के उसको हम क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कना। जो कोहलबर्ग थे उसने एक, उसकी बहुत सी कथाएं हैं जो फेमस हैं। तो उसमें जो उसकी मेन जो कहानी है वो है हिंज की। हिंज की उसकी जो कथा है वो बहुत ही फेमस है और वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है
लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कोहलबर्ग ने एक हिंज के ऊपर एक कथा बताई थी, सुनाई थी कि यूरोप में एक महिला के मौत के कगार पे थी, मतलब एक महिला थी वो मरने के उस पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए, और वो जो दवाई थी वो एक तरीके का रेडियम था, और उस रेडियम की जो खोज की थी एक फार्मासिस्ट ने की थी। उसी तो उसने उस दवाई को बनाने के लिए, जो वो फार्मासिस्ट था उसने बहुत खर्चा किया था, और वो उस दवाई के कम से भी कम 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। तो उस औरत का इलाज करने के लिए जो उसका पति था, उस और महिला, जो वो यूरोप की महिला थी, उसके पति का नाम था हिंज। तो वो जो हिंज है वो उस फार्मासिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई, मतलब उसे वो कुछ पैसे देता है और कहता है कि बाकी के पैसे वो बाद में दे देगा और वो उसे दवाई दे दे। लेकिन जो वो दवाई वाला है, और वो उसे दवाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी उससे कहता है कि भाई मेरी पत्नी मरने वाली है, और वो उस दवाई को उसे सस्ते में दे दे, और जो बाकी के पैसे वो बाद में लौटा देगा। फिर भी फिर जो वो जो क्या फार्मासिस्ट होता है वो उसे मना कर देता है कि भाई मैं तुम्हें अपनी दवाई नहीं दूंगा, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। दवाई वाले ने कहा कि मैंने इस दवाई की खोज की है और मैं इसे ज़्यादा बेचकर और उससे ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। तभी हिंज ने क्या किया, जब उसे दिखा कि भाई वो उसे नहीं देने वाला है, तो वो मजबूर होकर क्या करता है, उसकी दुकान को तोड़कर वो जो दवाई है वो उसे अपनी पत्नी के लिए चुरा लेता है। तो इसी कहानी के आधार पर जो हमने अभी 2 पॉइंट पढ़े थे उनको दिया गया था नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। उसने ये दोनों पॉइंट उसी के ऊपर निकाले थे कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। कि भाई जब वो हिंज था वो ये सोच नहीं पा रहा था कि भाई अगर वह चोरी नहीं करेगा तो क्या नाम है, उसकी बीवी मर जाएगी, अगर वो चोरी कर लेगा तो उसे पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो वो इस दुविधा में था कि भाई मैं क्या करूं। तो जो उसकी प्रक्रिया थी इसे हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। और जब उसने ये निर्णय कर लिया कि नहीं, उसे उसे अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए उस दवाई की चोरी करनी है, चाहे कुछ हो जाए, तो उसने एक निर्णय ले लिया, तो ये होता है उसका नैतिक तर्कना। चलिए अब इसके स्तर पढ़ लेते हैं। तो इसके स्तर जो कोहलबर्ग है नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। उसने 3 स्तर बताए थे और इनमें 6 अवस्थाएं बताई थी। तो हर एक स्तर में उसकी 2-2 अवस्थाएं हैं। तो पहला स्तर है आपका प्राक रूढ़िगत स्तर 4 से 10 वर्ष। जो इसकी उम्र है वो 4 से 10 वर्ष है। अगर आप इन स्टेजों को इंग्लिश में ज़्यादा लर्न करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, और फोर्थ है आप जो थर्ड है आपका वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें आपका बस एक ही वर्ड में कोई डिफरेंस आता है, वरना आप बहुत इजीली इसको लर्न कर लोगे। अगर आप इसे हिंदी में करते हो तो हिंदी में इसके कई नाम होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर आइडिया ये है कि आप इसे इंग्लिश में लर्न कर लें। हमने यहाँ पे दोनों में मेंशन की है। तो पहली जो आपकी है प्री कन्वेंशनल स्टेज, वो आपकी जो इसकी आयु होती है वो 4 से 10 वर्ष के बच्चों को इसके अंदर रखा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है और बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इसमें 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं तो उनमें जो नैतिकता होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, कुछ नहीं होती। उन्हें सही गलत के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, यानी कि जो वो अपने निर्णय लेता है, जो उसके जो बड़े लोग हैं, जो वो जिसे जैसे बताते हैं वो उसी के अनुसार अपने जो निर्णय ले लेता है। अब जो आपकी ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसमें 2 अवस्थाओं में बांटा गया है इसे। तो जो फर्स्ट स्टेज है इसकी, फर्स्ट है इसकी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, जिसे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस भी कहा गया है। आप जो ये दंड एवं आज्ञा पालन है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि बच्चों को क्या नाम है, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम उससे कहते हैं कि भाई नहीं, आप अगर कहना मान जाओ, अगर आप कहना नहीं मानोगे तो आपकी पिटाई होगी, या मतलब उन्हें भाई आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो हम उन्हें इस प्रकार से दंड देते हैं। तो इसमें जो नैतिकता है, जो छोटे बच्चों को 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो उनको जो नैतिकता सिखाई जाती है वो दंड और आज्ञा पालन के आधार पर सिखाई जाती है। भाई आप ये कहना मानो, आपको अगर नहीं मानोगे तो आपको आपकी मतलब उसको किसी भी प्रकार का दंड दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की जो नैतिकता है सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जो ये अवस्था है इसमें क्या होता है, बच्चे की
जो नैतिकता है हम सज़ा और आज्ञा पालन पर डिपेंड करती है। जैसे इसमें एग्जांपल्स देख लिए, हिंज की जो स्टोरी थी कि जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो बच्चे ने यही सोचा ना कि अगर वो चोरी करता है तो उसे क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता के अंदर। और जो इसकी दूसरी स्टेज है वो है आपकी साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है। इसमें क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई जिसके साथ करेगा वैसा ही, मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे के साथ कोई जैसा व्यवहार करता है वह उसके साथ सेम वैसा ही व्यवहार करता है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल से देख ले, जैसे कि भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जैसे एक बच्चे ने अगर एक बच्चे की पुस्तक फाड़ दी तो दूसरा बच्चा क्या करता है, सेम उसकी पुस्तक फाड़ देता है। तो मतलब जैसा एक बच्चे ने उसके साथ व्यवहार किया उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया कि उसने उसकी भी पुस्तक फाड़ दी। तो ये है आपका साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इसको जैसे को तैसे भी कहा जाता है। सेकंड जो आपकी स्तर है आपका रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसकी जो उम्र होती है वो होती है आपकी 10 से 13 वर्ष। इसे इंग्लिश में कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उन्हीं के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। इसमें क्या करता है बच्चा, मतलब कि जो उसके बड़ों ने क्या बता दिया कि भाई ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ गलत है, तो वो उनको अपने अंदर समावेशित कर लेता है कि भाई हाँ ये चीज़ ये है तो मुझे और उन्हीं के अनुसार वो अपने जो डिसीजन है, अपने निर्णय है, उन्हीं के अनुसार वो कार्य करता है। इस स्टेज को भी आपको दो भागों में, दो अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता, या फिर आपकी दूसरी है आपकी कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। तो जो फर्स्ट है आपका अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की, इसमें क्या करता है कि बच्चे के अंदर ये होड़ होती है जो 10 से 13 वर्ष के बच्चे की, वो क्या बने, अच्छे बने। और वो अच्छे बनने, अपने आप को वो स्वयं को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो उसमें वो उसमें नैतिकता के ऊपर कार्य करते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है। मतलब उसके अंदर जो है उसके अंदर कानून एवं सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। जैसे मान लो जैसे किसी सड़क पे किसी की दुर्घटना हो जाती है और जैसे रेड लाइट थी और उसकी जो मतलब कोई जा रहा था तो उसकी दुर्घटना, गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है। तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक नियम बन जाता है कि भाई अगर आप रेड लाइट पे नहीं रुकोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये इसमें मतलब उसके अंदर कानून और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर मतलब उसमें ये भावना विकसित हो जाती है। थर्ड जो इसके अंदर स्टेज है वो है आपकी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसकी जो उम्र होती है वो 13 वर्ष के से जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो निर्णय होते हैं वो बच्चे खुद से लिए जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसमें मतलब जो इससे पहले वाली स्टेज थी वो अपने बड़ों दूसरों के मानकों के अनुसार चलता है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है कि वो खुद से निर्णय लेता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत, उसी के अनुसार वो जो उसकी समझ काम करेगी। अगर उसके लिए यह सही है तो वो उस पर सही बताएगा, अगर कोई चीज़ गलत है तो वो उसे गलत बताएगा। दूसरों के आधार पर वह डिपेंड नहीं रहता है, अपने खुद से वह निर्णय लेना स्टार्ट कर देता है। और इस अवस्था को भी आपके दो अवस्थाओं में बांटा गया है। जो आपका ये स्तर है इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपकी सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता और दूसरी है आपकी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है, जो 13 वर्ष के ऊपर बच्चे जो हो जाते हैं वो आपके किशोर अवस्था किशोर हो जाते हैं। तो वो क्या मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। मतलब उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि अगर हम कोई कानून का कोई नियम है और अगर किसी से उसका कोई नुकसान हो रहा है तो वो हमें क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। मान लो अगर कोई मतलब आपको भी मैंने रेड लाइट का एग्जांपल दिया था, तो मान लीजिए अगर किसी की जैसे आप देखते होगे कोई जानवर जैसे सड़क से जा रहा होता है, रेड लाइट हो जाती है एकदम रेड लाइट, और हमें मतलब किसी को बचाना है तो वो क्या कर मतलब वो रेड लाइट में भी क्रॉस कर देगा भाई किसी को बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करता है, मतलब ये कानून का नियम तोड़ दिया कि भाई ऐसा नियम नहीं है कि अगर किसी का फायदा होता है तो उस नियम को मानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
दूसरा जो है इसमें आपका सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। इसमें क्या होता है, जो किशोर होते हैं वो दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें जो बच्चे होते हैं मतलब कोई नियम है वो उसको तोड़ देते हैं और वो इतना भी वो कर लेते हैं कि वो अपने जान पर भी खेल जाते हैं कि दूसरों की हमें जान बचानी है, तो वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो ये था आपका कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ये देख लेते हैं कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो नैतिकता का सिद्धांत दिया था आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इसमें आपके क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाते हैं कि कितने स्तर हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, और कौन सी स्टेज की कौन सी उम्र है। तो ये भी आपको लर्न रखना है कि तीनों अवस्था जो तीनों इसके स्तर हैं उसमें कितनी कितनी एज है। फर्स्ट की थी आपकी जो फर्स्ट स्टेज स्तर था आपका, उसमें आपकी आयु थी 4 वर्ष से 10 वर्ष, और जो दूसरी थी आपकी उसमें थी आपकी 10 से 13, और जो तीसरी थी उसमें 13 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा घुमाने वाला है। इसमें जो क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार हमें ये बताना है कि सही गलत के बारे में बच्चे जब आपके इसमें कोई जो स्तर है वो मेंशन तो नहीं किया गया कि आपका पहला स्तर है, दूसरा स्तर है, तीसरा स्तर है। इसमें आपसे नॉर्मली ये पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे कैसे चिंतन करते हैं। तो हर स्टेज में उसका अलग अलग होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से। अगर यहाँ पे कोई स्टेज मेंशन कर दी जाती तो उसमें हम अलग तरीके से उसका आंसर दूसरा होता, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेज मेंशन नहीं की गई है तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में बहुत से नियमों और मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। तो इसमें जो पूर्व परंपरागत जो नैतिक स्तर है आपका, उसमें किस चीज़ को, इसमें आपके 4 पॉइंट्स हैं, हमें ये बताना है कि इसमें क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बहुत से नियमों और मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में, तो इसमें आपको बताना है बहुत से नियमों और मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। नियमों और मूल्यों का विकास नहीं होता, व्यक्ति के लिए नियम और मूल्य बाह्य होते हैं, और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या पूछा गया है कि पूर्व परंपरा का जो स्तर होती है उसमें नैतिकता का क्या होती है। तो इसमें जो क्या होता है कि आपके जो व्यक्ति के लिए नियम और मूल्य क्या होते हैं वो बाह्य होते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रस्तावित अवस्थाएं। आपको बहुत हर जो मनोवैज्ञानिक है उसने अलग अलग तरीके की अवस्थाएं दी हैं, तो आपको सभी में मिक्स करके आपको दे देगा कि इसमें से कौन सी अवस्था है। तो आपको इसमें से देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी इस वैज्ञानिक के अनुसार अवस्था है। तो जहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्योंकि जो बाकी की हैं ये आपकी अलग स्टेज है। ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रस्तावित अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच भूल गई है और यह कहते हुए तान्या से अपना लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने अपना लंच तुम्हारे साथ साझा किया था। तो ये जो आपका ये जो लाइनें दी गई हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूर का यह वाक्य किस अवस्था को दर्शाता है। तो इसका क्या ऑप्शन है आपके, आदान प्रदान परंपरागत, सेकंड ऑप्शन है दंड एवं कानून, थर्ड है सार्वभौमिक अभिमुखता, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदान प्रदान परंपरागत। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें जो लड़की है वो अपना लंच भूल गई है और वो ये कह रही है भी आज मैं तुम्हारे साथ लंच कर रही हूँ, कल मैंने तुम्हें अपने साथ अपना लंच कराया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आदान प्रदान। क्योंकि ना तो यहाँ दंड कानून दे रहे हैं भाई, किसी को सजा नहीं दी जा रही है, ना यहाँ सार्वभौमिक अभिमुखता है। तो यहाँ पे जो इस ऑप्शन के अनुसार जो है इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।